दोस्तों, साथियों, नमस्कार, सलाम। आज आपके सामने हम कुछ बातचीत कमर सुरेंद्र से करने के लिए मौजूद हुए हैं और इसका खास संदर्भ इस समय पे जिस तरह की चुनावी सरगर्मियां दिख रही हैं, इसी बीच में 3 दिन पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का पूरे देश की जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उसकी बैठक हुई है और कॉमरेड सुरेंद्र जो सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और हरियाणा पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं। तो आज उनसे कुछ बातचीत इस मौके पर, इस स्थिति में सीपीआईएम की क्या समझदारी है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। कॉमरेड सुरेंद्र, आपके इस बातचीत में स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो केरला में त्रिवेंद्रम में 3 दिन की सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी की बैठक थी और जिस समय पे केंद्रीय कमेटी की बैठक चल रही थी उसी समय में झारखंड और बिहार में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसकी सुबगाहट काफ़ी दिन से महसूस की जा रही थी मीडिया के माध्यम से। और ये कुल मिला कि जो बीजेपी जिस ढंग से ईडी का इस्तेमाल कह लें हम, या जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके आप इस सारे बिहार का जो घटनाक्रम है या झारखंड में भी आप देखेंगे कि 2 दिन तक शपथ नहीं दिलवाई गई, राज्यपाल भवन से ही हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कर ली गई। तो इस सारे मसले को आप, ये जो बीजेपी जिस ढंग से अपना हथियार हर ढंग से इस्तेमाल कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? असल में बीजेपी की मौजूदा सरकार, जो मोदी सरकार है, वो सरकार कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस के गठजोड़ की सरकार है। वो आज देश के ऊपर शासन कर रहा है और उस आधार के ऊपर ये पूरे देश में आज एक तरफ जहां पूरी आक्रामकता के साथ देश के तमाम संसाधनों को कॉरपोरेट्स के हवाले किया गया है, वहीं दूसरी तरफ देश की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर भी हमले बोले गए। तमाम संस्थाओं को आज पंगु बनाया गया है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म किया गया है और इस हिसाब से एक डिक्टेटोरियल, एक तानाशाही, एक निरंकुश सत्ता देश के अंदर ये कायम करना चाहते हैं। इसी मकसद से ये ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग है, जो बार बार अपोजिशन के खिलाफ जो किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने के लिए, डराने के लिए, तमाम तरह से सरकारों को उल्टा पलटी करने के लिए। और ये पहला उदाहरण नहीं है बिहार का, उससे पहले के तमाम आप साक्षी हैं। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा ही हुआ था, उससे पहले कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अनेक राज्यों के स्तर के ऊपर ऐसा हुआ है। हालत ये है कि ये जो लोग ईडी का, इनसे जो डरते नहीं हैं, के सामने समर्पण नहीं करते हैं, उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो ये पूरे देश के लिए एक चिंता की बात है कि आज हमारे देश की संप्रभुता, उसकी अपनी जनवादी, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य की जो संविधान हमने स्थापित किया था, उसकी बुनियाद की रक्षा की जाए। ये सबसे बड़ा आज हर देशवासी के सामने काम बनता है। दूसरा जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, साल भर पहले हम कह सकते हैं 1.5 साल का अरसा है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया ब्लॉक के नाम से इकट्ठी होनी शुरू हुई। उनकी 2-3 दौर की बातचीत हुई और उससे एक देश में माहौल बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ राजनीतिक तौर पर दिख रहा था। और ये पिछले दिनों 3 जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, एक ढंग से उसमें इंडिया ब्लॉक की उस ढंग की सक्रियता नहीं दिखती है। एक दूसरे तौर पे हम कहें कि मीडिया का, और गोड्डी मीडिया का तो जिक्र ही नहीं, वो पूरी तरह इस कोशिश में प्रचारित करने में एक मनोवैज्ञानिक दबाव, ना केवल वोटर्स पे, राजनीतिक पार्टियों पे, इंडिया ब्लॉक जैसे बिखर रहा है और वो चुनाव के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता दिखा। तो ये जो 3 राज्यों में भी चुनाव भी जो दिखा रहे हैं, और इस समय पे जो सीपीआईएम की घोषित एक नीति है, उनमें 2 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ इस संदर्भ में। एक तो ये जो आपकी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, जिसमें आप ये कह रहे हैं, सीपीआईएम ये कह रही है कि हम एंटी बीजेपी वोट को पोलराइज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, मगर ये भांत की भी भिन्नताएं, मत भिन्नताएं हम कह सकते हैं दिखती हैं। इस पे सबसे पहले मैं कि इस पे आप कैसे इस काम को सीपीआईएम करेगी? देखिए, ये कोई अभी उत्पन्न हुई कोई स्थिति नहीं है, ये पहले से पता था
और हमारी पार्टी की शुरू से ही आप अगर देखोगे ध्यान से उसकी लैंग्वेज को, तो उसमें है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटी बीजेपी वोट्स, यानी कि भाजपा विरोधी वोटों का अधिकतम इस तरह से एकजुट किया जाए भाजपा को हराने के लिए। अधिकतम शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि इसमें अलग अलग राज्यों के स्तर पर, क्योंकि हमारी पार्टी पहले दिन से बात कहती रही कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई गठबंधन ऐसा नहीं हो सकता आज की मौजूदा परिस्थितियों के अंदर। वो इंडिया गठबंधन के नाम को जो भी प्रचारित करो, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जिसके ऊपर जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक जो पार्टियां हैं वामपंथी पार्टियों समेत, वो एक मंच के ऊपर भाजपा की आज की सांप्रदायिक तानाशाही कॉरपोरेट प्रस्त जो एक उन्होंने सत्ता जो कायम की है, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए ये इकट्ठी हुई है। लेकिन इसमें आज जो बिखराव को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ये अफसोसनाक है, क्योंकि हमारे साफ समझदारी है कि इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। केरल के अंदर आज वाम जनवादी मोर्चे की सरकार है, मुख्य दो पार्टियां वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ है, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ है और सीपीआईएम के नेतृत्व में एलडीएफ है। जी। वहां बीजेपी थर्ड फोर्स या बहुत इसका जिसका एक भी प्रतिनिधित्व इस बार नहीं है, पिछली बार एक प्रतिनिधि था। तो जाहिर है केरल में हमारा आपस में तालमेल या सीट साझा करना किसको फायदा पहुंचाएगा? तो बीजेपी को हराने के लिए है मुख्य तौर पे, तो बीजेपी वहां है नहीं। इसी तरह से बंगाल के अगर देखोगे तो बंगाल में टीएमसी का मुख्य तौर पर सरकार है, उसके खिलाफ असंतोष है, उसका भी एक तानाशाहीपूर्ण रुख रहा है। उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर टीएमसी के साथ वाम मोर्चा या कांग्रेस पार्टी वहां अगर सीट शेयरिंग करती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हम इकट्ठे हुए बीजेपी को हराने के लिए, तो बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाएंगे? पंजाब में बीजेपी बड़ी ताकत नहीं है, चौथे नंबर पर है। आज वहां आप पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो वह सीटों का तालमेल इन दोनों पार्टियों के बीच में एकताबद्ध होकर के करने से बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो हम इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये कुछ पहले से ही थी दिक्कतें, जिसको आज इस तरह से पेश किया जा रहा है। बाकी जगहों के ऊपर इस तरह के तालमेल, सीट शेयरिंग्स, बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं ये निपटारा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक आपने बात की इन 3 राज्यों की, असल में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें एक तेलंगाना के स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। बाकी 3 राज्यों में भी कांग्रेस रिलेटिवली अपोजिशन के अंदर प्रमुख पार्टी थी और उसको जिम्मेदारी बनती थी कि इंडिया अलायंस के तहत अन्य जो घटक पार्टियां हैं उनको एक साथ लेकर के चला जाता। इस पक्ष के ऊपर डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी का जिस जिम्मेदारी से उसको काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। वहां अगर विपक्ष के साथ, अन्य पार्टियों के साथ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये तालमेल करके इंडिया ब्लॉक के साथ अगर मिलकर किया जाता तो काफी संभावना थी कि बीजेपी को हराया जा सकता था। और मैं समझता हूं शायद कांग्रेस पार्टी को भी इससे सबक लेना चाहिए और वो जरूर लेगी। इस लोकसभा चुनाव में इस तरह की किसी तरह की अब ये कोई गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए और सभी घटकों को साथ लेकर के जिस राज्य में जो बड़ी पार्टी है उस राज्य में अन्य दूसरी पार्टियों को आपस में तालमेल करके, एडजस्ट करके जगह उनके लिए बनाते हुए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा इसके साथ जरूरी है वो है कि सिर्फ पार्टियों का इकट्ठा होना और सीट शेयरिंग नहीं है, बल्कि वैकल्पिक मुद्दे, जनता के रोजी रोटी के, उनके जीवन से संबंधित, इनके ऊपर हमारी पार्टी का जोर रहा है लगातार, इसके ऊपर लामबंदी लोगों को किया जाए, जनता के सामने एक कथन, एक नैरेटिव पेश किया जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मैं अगली बात आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि एक नैरेटिव जो बीजेपी प्रस्तुत कर रही है, और ये बीजेपी अकेले नहीं है, उसमें तमाम मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया कहें, गोदी मीडिया भी कहते हैं उसको, वो एक नैरेटिव पेश कर रही है। अभी जैसे 3-4 दिन पहले ही उनके एक नेता ने कहा कि सीएए को लागू करेंगे, उसकी नियमावली बनाएंगे। उससे पहले राम मंदिर का घटनाक्रम हम देख चुके। तो
सीपीआईएम और इंडिया ब्लॉक इन सब से कैसे लड़ पाएगा? निश्चित तौर पे मतलब हमने पार्टी ने सीपीआईएम सबसे पहली पार्टी थी जिसने सीएए का विरोध किया। कांग्रेस ने भी किया, इंडिया गठबंधन के अनेक उन्होंने भी किया। हमारी जो सरकार है वहां पे भी उन्होंने काम लागू नहीं करेंगे। तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार उन्होंने काम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार देश का, मैं जो आपको पहले कह चुका कि ये आज बीजेपी की सरकार हमारे देश की जो जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से इन्होंने पहली बार हमारी नागरिकता की परिभाषा धर्म के आधार के ऊपर तय करने का ये कानून बनाया, जिसके खिलाफ आंदोलन चला। हम लगातार उसका विरोध करते आए, अभी भी हम इसका विरोध करते रहेंगे। इस मामले में इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। यही बात राम मंदिर के बारे में है, वो जो प्रमाणित करती है कि ये 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा वहां, या पूरी सरकार जिसमें गवर्नर भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी है, ये हमारे देश की संविधान की तमाम उनकी जो व्यवस्था है खुलेआम उसको उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, राज्य उस मामले के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना धर्म राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा। तो इस सरकार का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन पूरा सरकारी कार्यक्रम जिस तरह से बनाया गया, और जैसे बीजेपी का एक सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको पेश किया जा रहा है, ये असल में 22 जनवरी 2024 का दिन एक तरह से यूं मान लो कि ये हमारे देश की संविधान को खत्म करने का एक घोषणा है बीजेपी की, मोदी की सरकार की तरफ से। एक धर्म के आधारित राज्य का एक तरह से उद्घोष किया गया है। ये सब के लिए बड़ी चिंता की बात है। हमारे पुरखों ने अपनी गर्दनें कटा करके, कुर्बानियां दे करके, सैकड़ों साल के संघर्षों से उससे एक बहुलता में एकता का भारत बना था। इस बहुलता के एकता के बगैर भारत नहीं रह सकता। इस भारत को तोड़ा जा रहा है धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, पहचान के आधार के ऊपर, और राज्य द्वारा प्रायोजित करके। यह आज इसलिए देश की एकता, अखंडता और देश की संवैधानिक व्यवस्था वो खतरे में है। और इसमें निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि हमने अपील भी की है, अन्य विपक्षी पार्टियों से भी कहा है कि ये जो आज जिस तरह का हिंदुत्व का नारा दे करके बीजेपी ने यह आक्रमण बोला है, इसका मुकाबला सिर्फ अपने आप को, आप भी हिंदू हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। खुल करके ये कहना पड़ेगा, यह धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है, इनकी राम से की मर्यादा से इनका कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी राम की मर्यादा है कि 15 अगस्त के दिन ही एक महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसकी बच्ची को उसके परिवार के तमाम सदस्यों की हत्या की गई, उसकी हत्या के सामूहिक बलात्कार के दोषी सजा याफ्ता लोग आजादी के 15 अगस्त के दिन वो छोड़े जाते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जेल से छोड़ा जाता है उनको, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि इस मामले में गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई है। खुद प्रधानमंत्री के अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनारस में सामूहिक बलात्कार एक छात्रा के साथ होता है। कौन है वो लोग? बीजेपी के कार्यकर्ता, आम नहीं है वो, इनके प्रचार के आईटी सेल के कन्वीनर है। कौन है? ब्रजभूषण सांसद, जिसके खिलाफ हमारी बेटियां जो शान है इस देश की, जिन्होंने लगातार आंदोलन किए, कौन बचा रहा है उसको? ये संदीप मंत्री, जिसने एक महिला कोच अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होगी, उसके साथ जो किया, कौन बचा रहा है? सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर। चिन्मानंद कौन था? ये बार बार पैरोल जो दी जा रही है राम रहीम को, ये कौन, किसके साथ खड़े हैं? तमाम दुराचारी अपराधी आज इनके अंदर भरे हुए हैं, उनको बचाया जा रहा है। और तमाम भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे लोग, आज वो बीजेपी में हैं, उनके खिलाफ ना कोई ईडी है, ना कोई सीबीआई है, ना कुछ और है। ये है सवाल आज सीधे तौर पर। और इसीलिए मैं नहीं, हमारी पार्टी नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि हम हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं, मोदी सरकार इसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। ये देश की जनता को ये पहचान में आ रहा है और इसको खुल करके इसके खिलाफ आह्वान करना पड़ेगा। कॉमरेड एसोसिएशन तरफ मैं अभी आप हमारी जो कहें कि स्टेटमेंट जो पार्टी की जारी हुई और सोशल मीडिया पर भी अब ये वायरल हो रहा है कि 8 फरवरी को
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में केरल की सरकार, वहाँ के चुने हुए विधायक, सांसद दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पे बैठ रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि वहाँ की सरकार को अपने जो उनके संवैधानिक काम है उनको छोड़ के इस धरने पे आना पड़ा? ये पहली बार नहीं, पहले भी उनको धरना देना पड़ा है। और मोदी सरकार का लगातार केरल सरकार के प्रति, खासतौर पर अन्य विपक्ष की सरकार भी, राज्य की जो सरकार उनके प्रति भी, उनका रुख इसी प्रकार से रहा है, जिसको भेदभावकारी आप कह सकते हैं या असंवैधानिक कह सकते हैं। हमला है बाकायदा हमारे देश के संघीय ढांचे के ऊपर, क्योंकि हमारा राष्ट्रों का राष्ट्र है, संघ है भारत। भारत राष्ट्रीयता का एक संघ है, वो बुनियाद है, उस बुनियाद पर ही हमला है। केरल देश का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास के मापदंडों में सबसे ऊपर राज्य है। उसकी जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि वहां लेफ्ट की नेतृत्व में, सीपीआईएम के नेतृत्व में सरकार रही है, इनसे इनको बड़ी बौखलाहट है। उनकी इस वैकल्पिक विकास की जो नीतियां जो वहां जो जिस तरह से लागू की गई है, उसके लिए अड़चनें कैसे पैदा की जाए, उस हिसाब से वहां विधानसभा से बिल पास होते हैं, गवर्नर उनको साइन नहीं करता कानून के रूप में, जो कि गैर कानूनी है। उसका जो हिस्सा बनता है, केंद्र के जो पूल से राज्यों का जो हिस्सा बनता है, वित्तीय संसाधन, उनमें कटौती की जा रही है। राज्य सरकार अपने खुद के खर्चों के लिए उधार उठाने का, जैसे केंद्र सरकार भी करती है, उधार लेने का जो उनका अधिकार है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि किसी भी तरह से इनके आर्थिक संसाधन जो है उनको बंद किया जाए, ताकि वहां केरल के अंदर एक संकट खड़ा हो और वामपंथ के खिलाफ लोगों में एक शिकायत पैदा हो उनके खिलाफ। ये तमाम साजिशें हैं जो रची जा रही है। गवर्नर खुद इनका प्रवक्ता बन के काम कर रहा है, कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। गवर्नर सड़कों के ऊपर जाके धरना बैठता है, वहां बिना मंत्री, चीफ मिनिस्टर के बाईपास करके आप वहां यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर नियुक्त कर दो, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर नियुक्त कर दो, जो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोगों को वहां उनकी उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मेंबर बनाया जा रहा है। तमाम तरह के नियमों का, कायदों का, संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए आज ये काम कर रहे हैं। इसलिए केरल की सरकार की तरफ से यह धरना देने का फैसला है। लेकिन उन्होंने मांग साथ में यह भी की है कि ना सिर्फ केरल के साथ ये भेदभाव ये बंद होना चाहिए, अन्य जो विपक्ष की राज्य की सरकार है उनके ऊपर अधिकारों पर भी जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। वो तमिलनाडु में भी यही है, वही आपने झारखंड के अंदर अभी आपने उदाहरण दिया कि इनका रुख तो देखो। एक तरफ तो वो बंदा है जो अभी इधर से पलट करके उधर गया है, उसी समय इस्तीफा दिया, उसी समय थोड़े देर बाद उसको आप शपथ दिला देते हो। झारखंड के अंदर चीफ मिनिस्टर को आप एक्टिंग चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना रहे, ये भी अपने आप में उल्लंघना है। वहां एक विधानसभा चुनी हुई है, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, तो जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तो कोई कार्य मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। लेकिन 2 दिन तक कैसे चला देश? गवर्नर है, इनका है, ना कार्यकारी चीफ मिनिस्टर बनाया है, ना दूसरे को वैकल्पिक तौर पर शपथ दिलाई गई है। तमाम उसके बाद अब ये किया गया है। तो ये एक रुख है और ये जानबूझ करके योजनाबद्ध ढंग से हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को तोड़ा जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये देश की एकता, अखंडता के ऊपर हमला है, इसको बचाने की जरूरत है। ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं इसका अभी चंडीगढ़ में भी हमने देखा है, बिल्कुल इससे भी ज्यादा घिनौने रूप में सामने दिखा है कि किस ढंग से मेयर के चुनाव में धांधली की गई है, मीडिया के सामने, बिल्कुल कैमरे के सामने। अगला महत्वपूर्ण जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो मसला है ईवीएम को लेकर। अभी 2-3 दिन पहले हजारों लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, बहुत सारे एडवोकेट्स या जज, अलग अलग फील्ड के लोग जो बहुत चिंताएं प्रकट कर रहे हैं और संदेह बार बार हो रहा है ईवीएम प्रणाली के ऊपर। इस पे सीपीआईएम इसको सारे को, क्योंकि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आप ईवीएम को बंद करो, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं हटाया जा सकता, एक, और आप बैलेट बॉक्स पे, बैलेट पेपर पे दोबारा आएंगे। इस पे सीपीआईएम की क्या पोजीशन है इससे? क्योंकि आप लोग तमाम विपक्षी पार्टियां, इलेक्शन कमीशन आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो इस मसले पे आपका स्टैंड और क्या इस पे लड़ाई होनी चाहिए? देखिए, ये जो आज जो स्थिति बनी है ना,
कुल मिलाकर के लोगों में बहुत ज्यादा अविश्वास, गहरा अविश्वास पैदा हो चुका है इस सरकार के प्रति, क्योंकि इन्होंने कोई संस्था ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी निष्पक्षता के ऊपर भरोसा किया जा सके, न्यायपालिका तक भी। यह आपका चुनाव आयोग, खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि कम से कम न्यूनतम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव करवाने का जो आपका संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसका कम से कम सिलेक्शन वो तो निष्पक्षता से होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 3 लोगों की कमेटी जो भी चुनाव करेगी आयुक्त का, वो ये लोग करेंगे। क्यों पलटा गया? कानून बना करके उसमें प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस को हटा करके कैबिनेट का मिनिस्टर रख लिया गया। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग मोदी को नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्यों नहीं चाहिएगा? तो वो ताकि चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर सके। ये तमाम हरकतें, ये लोगों के बीच में एक गहरा अविश्वास इनके प्रति पैदा हुआ है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आवाज उठ रही है। शंकाएं पहले भी थी, ईवीएम की जब शुरुआत की गई तब भी शंकाएं थी, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे, उससे कुछ सुधार भी हुए। वीवीपैट आया और वीवीपैट आने के बाद यह भी तय हुआ कि वीवीपैट आ भी गया तो उसकी कुछ गिनती भी होनी चाहिए। तो 5 बूथ तय किए गए, प्रति कंस्टिट्यूएंसी काउंटिंग होगी, टैली किया जाएगा। इसमें और सुधार की जरूरत है। हमारी पार्टी की खास तौर पे पोजीशन ये है कि आज के ये जो आज इन्होंने जो सीक्वेंस बनाया है, ये सीक्वेंस बदला जाना चाहिए। एक है वोटिंग मशीन है, मतलब वोटिंग यूनिट है, एक आपका प्रिंटिंग यूनिट है, एक का कंट्रोल यूनिट है। आपने ये बटन दबाया, इधर गया, यहां से प्रिंट होकर के और उसमें चला गया। हमारा ये कहना है कि पहले बटन दबा, कंट्रोल यूनिट से प्रिंट की तरफ आना चाहिए। वो जो मेरा जो वोट गया है असल में वही प्रिंट होकर के आया है। तो ये एक सीक्वेंस बदली जानी चाहिए और टोटल वीवीपैट जितनी भी हैं उनका 50% को गिना जाना चाहिए, टैली किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो, भरोसा पैदा हो। यह जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये संदेश देना चाहती है लोगों को, ये उनको सूट करता है कि तुम कुछ कर लो, जीतेंगे तो हम ही, बनेगी तो हमारी सरकार। जैसे आप चंडीगढ़ का, वहां तो वीवीपैट नहीं था, वहां तो वो था, लोगों ने सवाल भी उठाया हाँ कि यहाँ तो ईवीएम नहीं था, यहाँ तो ईवीएम नहीं था। लेकिन उनके पीठासीन अधिकारी वो बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल कानूनी ढंग से बिना किसी एजेंट को दिखाए, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही वो कैंसिल किया है। तो वीवीपैट नहीं था, वहां बैलेट था और गिनती भी 20 ही कितनी वोट थी, 36 वोट, 36-37 वोट थे जी। उसमें ये हेराफेरी हो सकती है। बैलेट पेपर में भी हेराफेरी पहले भी होती थी। अभी बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे, हाईकोर्ट तक मामला गया, अनेकों मतपेटियां फाड़ी गई, बैलेट पेपर छीने गए, फाड़े गए, बैलेट से था। आदमी के सामने सबसे जरूरी है मतदाता का भरोसा, लोकतंत्र में जरूरी है। आज ईवीएम के लेवल के ऊपर ये भरोसा, लोगों का एक सवाल खड़ा हुआ है, तो इसका भरोसा दिलाना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसको बुलाना चाहिए। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाए, इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सभी पार्टियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि चले, कहा कि भाई इसको हैक करके दिखाओ, तो लोगों में थोड़ा विश्वास बना था। आज ये जो चेंजेस इन्होंने किए हैं, इसके आधार के ऊपर दोबारा से उनको विश्वास दिलाना चाहिए। बाकी मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आम जनता को ये मैं कहना चाहूंगा कि यही ईवीएम है जिसके तहत तेलंगाना में अभी हाल में बीजेपी को लोगों ने हराया है। दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव जो 15 साल से बीजेपी की उसमें थी, उसको हराया है। पंजाब में हराया है, हिमाचल में हराया है, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, अनेकों राज्यों में हराया है। और तो और ज्यादा दूर ना जाओ, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जहां बीजेपी की सरकार है, अभी राजस्थान में ताजा एक बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, और बीजेपी ने उस सीट को जीतने के लिए तमाम कोशिशें की, मतलब कानून का उल्लंघन करते हुए, वायलेशन करते हुए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसको मंत्री बना दिया कैंडिडेट को।
ये सारी कोशिश की, उसके बावजूद लोगों ने उसको हरा दिया, ईवीएम से हराया। तो सवाल है कि जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग वो पूरी सावधानी के साथ कहीं कोई हेराफेरी ना कर पाए। इस तरह से चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी की तरह से कोई चुनाव अधिकारी इस तरह का कोई ना कर पाए, उसकी चौकसी के साथ इसका प्रयोग किया जाए। बाकी हमारी पार्टी का सिर्फ ईवीएम नहीं है, हम तो बुनियादी चुनाव सुधार की बात करते हैं जो देश के अंदर होना चाहिए। आज देश के अंदर जो चुनाव व्यवस्था है वो बिल्कुल फॉल्टी है, वो उसमें अनेकों तरह के खोट हैं, दोष हैं, वो बदले जाने चाहिए। 37% वोट लेकर के आज मोदी कहता है 140 करोड़ लोगों का मेरे साथ है। अरे 63% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, सिर्फ 37% लोगों ने दिया है, लेकिन बहुमत उसके पास है। और उसके आधार पर जो मन करता है बिना बहस बिना चर्चा वही कानून बन जाते हैं। ये कैसा जनतंत्र है? ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। अनुपातक प्रतिनिधित्व हो, जिस पार्टी को जितना अनुपात वोट मिलेगा उसी अनुपात के अंदर उसके प्रतिनिधि होने चाहिए, ये हमारी मांग है, हम ये कहते हैं। दूसरा, इसके साथ ये जिस तरह से इतना पैसा इन्होंने कॉर्पोरेट का देश विदेश काला सफेद सब इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं दे रहा है, लेकिन आज हमारे देश की राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पर देश और विदेश की पूंजी का घुसपैठ हो चुकी है और उसका सबसे ज्यादा फायदा वो बीजेपी को मिल रहा है। ये कॉर्पोरेट फंडिंग बैन होनी चाहिए। ये पैसा इलेक्शन कमीशन के पास आए, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों को फेयरली बराबर का प्रचार का मौका दे। सारी प्रचार तंत्र के ऊपर कब्जा बीजेपी का है, कॉर्पोरेट्स का है, एक तरफा है। ये कोई ऐसा मैदान जिसके अंदर सबको बराबर का मौका मिले, आज वो तो चुनाव नहीं बचा ना। तो इसलिए हमारी पार्टी बुनियादी चुनाव सुधार का मुद्दा लेकर के पूरे देश के अंदर चुनाव में भी जाएगी। पहले भी हम इसको टेकअप करते रहे, लेकिन देश के लोकतंत्र को और ज्यादा अगर मजबूत करना है तो चुनाव सुधार बुनियादी तौर पर जरूरी है। अब क्योंकि समय का दबाव है, 2 सवाल आपसे छोटे छोटे और मैं करना चाहता हूँ। एक तो जो सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद मैं एक मजदूर आंदोलन में काम करता हूँ। 16 फरवरी को देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा एक विरोध कार्रवाई का आह्वान हो रहा है। सीपीआईएम ने उसको सपोर्ट किया है। आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि मजदूर किसानों की उनकी ज्वाइंट एक्शन है, वो लड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या इस मसले पर राजनीति करनी चाहिए? जो मसले पे आज किसान मजदूर लड़ रहा है वो पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। जो उनकी पीड़ाएं हैं, जो उनके मसले हैं, समस्याएं हैं, वो राजनीति की पैदाइश की हुई है। और सीपीआईएम खुले रूप में स्पष्ट तौर पर कहती है, हम बिल्कुल, हमारा एक वर्गीय चरित्र है, मजदूर की किसान की मेहनत कर जनता की पार्टी, उनकी पक्षधर पार्टी, इसलिए हमेशा उनके संघर्षों को हम समर्थन करते आए हैं। ये पहला मौका नहीं है। 26 जनवरी का जो परेड था पूरे देश के स्तर के ऊपर, हम उसमें भी शामिल थे, हमने उसका भी समर्थन किया। उससे पहले पड़ाव थे, ऐतिहासिक किसान आंदोलन लड़ा गया, उसमें भी हमने खुल करके पार्टी ने किसान आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि यही 2 वर्ग है मुख्य जो इन्होंने देश का निर्माता है और इनकी आज हमला है इनके ऊपर, और यही इनकी एकता है जो देश को बचा सकती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये अभी एक मामला आया है हिट एंड रन के नाम से। वैसे तो बहुत सारे कानून बदल दिए गए हैं भारतीय संस्करण कह के। ये हिट एंड रन का जो जिस तरह से उन्होंने इसको एक ढंग से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और किसान आंदोलन के बाद पहली ऐसी घटना थी जिसमें सरकार को एक दौर पे लगा के झुक गई है। तो ये हिट एंड रन का जो मसला है, इसमें आप क्या सोचते हैं, कैसे किया जाना चाहिए, इस पे आपकी नहीं, हमारा साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से, वही प्रॉब्लम यही है ना कि इतना बुनियादी परिवर्तन किया जा रहा है। आपने भारतीय न्याय संहिता के रूप में संसद के अंदर उस समय में जब पूरे विपक्ष को, उनके सांसदों को आपने सस्पेंड करके संसद से बाहर कर दिया और बिना बहस के कानून लिया है। ये एक परिपाटी बन चुकी है इस मोदी सरकार की, लगातार बन चुकी है कि बिना उन लोगों से जो कानून बनाया जा रहा है, स्टेक होल्डर से चर्चा की जाए, कोई स्टैंडिंग कमेटी, कोई सिलेक्ट कमेटी, को पार्लियामेंट की बने, जो अलग अलग लोगों से बातचीत करके कानून बनाने से पहले, ये प्रक्रिया रही है हमारे देश की, पहले की परंपरा रही है। उन तमाम परंपराओं को धत्ता बता करके आज राजा की तरह से ये कानून बनाए जा रहे हैं।
और उसमें जो प्रावधान किया गया, नाम तो इसका रखा न्याय संहिता, पहले वाली थी दंड संहिता। कहा कि हमने तो कॉलोनियल वो हटा दिया सारा है। सच्चाई क्या है कि अब एक्सीडेंट जो होते हैं सड़कों के ऊपर, वो एक्सीडेंट कोई जानबूझ करके तो करता है, और खास तौर पर जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, बड़े ट्रॉले, गाड़ियां, ट्रक ये जो चलाते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनकी जीविका जुड़ी हुई है उनसे। उनको पता है कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो कई दिन के लिए उनके अपनी रोजी रोटी प्रभावित होगी, गाड़ी भी इंपाउंड होगी, उसको भी थाने उसमें जाना पड़ेगा, जमानत ये सब होगा। इसलिए बहुत ही अनुशासन के साथ उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना वो काम करें। बावजूद इसके उनकी वर्किंग कंडीशंस उस पर कोई बात नहीं करता। दिन और रात ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको टाइम तय होता है, यहां से लेकर के उस टाइम के ऊपर वहां पहुंचनी चाहिए, गाड़ी पहुंचनी चाहिए, उनको डिलीवरी करनी है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, मौसम खराब है, कभी धुंध है, कभी बरसात है, कभी कुछ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दुर्घटना के लिए। उन जो कारक हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, जिसमें मजदूरों की या खासतौर पर ड्राइवर्स की उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधरे, उनके कोई सामाजिक सुरक्षा के कोई इंतजाम किए जा सके, उनके कोई न्यूनतम वेतन, कोई इस तरह की व्यवस्था की जा सके, उन पर करने की बजाय आप सीधे तौर पर सजा के ऊपर चले गए। अब 10-12 हजार की नौकरी करने वाले के ऊपर ये अगर होगा तो कैसे चलेगा? तो ये निश्चित तौर पर अमानवीय है, आपराधिक है जो रुख है जो बीजेपी का, खासतौर पर सरकार का। और इसके खिलाफ 16 तारीख को जो पूरे देश में जो किया जा रहा है, उसमें हमें अच्छा है कि उसमें तमाम ट्रक ड्राइवर्स और भी जो व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं वो भी इस हड़ताल के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और ये बात सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये कार चालकों के ऊपर भी, मोटरसाइकिल चालकों के ऊपर भी है, हर किसी के ऊपर है। वो अभी तक लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। उससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट बनाया था, उसमें बड़े बड़े चालान और लाइसेंस रद्द कर देने की, जुर्माने की, वो सब व्यवस्थाएं की गई है। तो ये सब किसी न किसी रूप में सरकार का रुख हमेशा इसी तरह का है, लोगों को बिल्कुल उनको गुलाम बना देने का, ये है। अब मैं आखिरी बात इस बातचीत की आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि हरियाणा के अंदर चुनावी तौर पे सीपीआई बड़ी ताकत नहीं है, मगर यहाँ भी क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, 10 की 10 लोकसभा उनके पास हैं और सरकार उनकी है। हरियाणा के स्तर पे सीपीआईएम की क्या रणनीति है? जो इंडिया ब्लॉक बना है उस दृष्टि से भी देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ये सही कहा आपने कि हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं स्वतंत्र तौर पर, लेकिन हमारा प्रभाव है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, हमारा एक साख है पूरे राज्य के स्तर के ऊपर। लगातार लोगों के बीच में संघर्ष करते रहे, कुर्बानियां दी हैं। हमारे अनेकों नेताएं, हमारी पीढ़ियां गुजरी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है लोगों के लिए काम करते हुए। और ये जो साख हमने अपनी अर्जित की है वो किसी कॉर्पोरेट के चंदे से नहीं की है, लोगों के सहयोग से की है। इस मामले पर हमारी पहली प्राथमिकता निश्चित तौर पर रहेगी कि लोगों के बीच में हम जाएंगे। बीजेपी को हराना आज के समय पर सबसे प्रमुख कर्तव्य हमारा बनता है, सबसे पहला काम है। इसके लिए हमने प्रोग्राम तय किए, सीपीआई सीपीएम दोनों पार्टियां, वामपंथी पार्टियों ने मिल करके राज्य स्तर पे कन्वेंशन किए, जिला स्तर पे कन्वेंशन किए, बुकलेट हमने प्रकाशित किए, पोस्टर, पर्चे, हैंडबिल, तमाम इनके साथ अब कैंपेन जिलों के स्तर के ऊपर चल रहा है। और 25 फरवरी को हम जींद के हुडा ग्राउंड, सफीदो रोड जींद में एक बहुत बड़ी लामबंदी करने जा रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी और सीपीआई की जो राष्ट्रीय सचिव हैं कॉमरेड अमरजीत कौर, वो मुख्य वक्ता के रूप में होंगे, बाकी राज्य के नेतृत्व के अलावा। तो हमारा प्रमुख अभियान इस मामले में यही है कि बीजेपी को हराना जरूरी क्यों है और बदलाव किस प्रकार का हो। इसका नाम भी हमने बदलाव संदेश रैली रखा है। तो बदलाव का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो हमने नारा दिया है कि लूट, झूठ, फूट का शासन बदलो, नेता और नीति दोनों बदलो। सिर्फ नेता बदलने से बात नहीं बनेगी, नीतियां भी बदलनी पड़ेंगी। जो कॉर्पोरेट प्रस्ताव जो नीतियां हैं वो जनप्रस्थ, मजदूर की, किसान की, मेहनत कश जनता की, छोटे कारोबारी की, उसके पक्ष में नीतियों को बदलना पड़ेगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि 25 फरवरी की रैली जो आप कर रहे हैं वो मजबूती से आपका संदेश लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों का, क्योंकि मैं कोई पेशेवर पत्रकार नहीं हूं और जो मेरा इस वीडियो में सहयोग कर रहे हैं साथी आकाश, वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं है। हमारी कोशिश है कि इन मुद्दों को आम जनता के बीच में पहुंचा पाए।
इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके सुझाव भी हमें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।